स्मार्ट सिलेबस में भी है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच इज अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। इसका हमने कल थोड़ा सा पार्ट देखा था, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। ट्रांसलेटर्स होते क्या हैं, ये स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए हम इसको थोड़ा अच्छी तरह करेंगे। मैंने कल ये बात की थी आपसे कि आपके पास कोई भी अगर चीज या कोड या प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो लैंग्वेज कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कंप्यूटर को वो समझ नहीं आनी है। कंप्यूटर ने उस हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करवाना है इनटू लो लेवल लैंग्वेज। क्यों लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे? ताकि कंप्यूटर को ये बात समझ आ सके, और जब बात समझ में आएगी तो तब कंप्यूटर इसको अपनी जुबान में या अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करेगा। तो हमने कल भी ये बात की थी कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर ने तो सिर्फ ये नेटिव लैंग्वेज ही समझनी है। कंप्यूटर को जब ये बात समझ में आएगी, कंप्यूटर इसको मैसेज को एग्जीक्यूट करेगा और उससे आगे से ट्रांसलेशन करवाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाता है, ये कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर्स। अब कितनी तरह के ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं? हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन तीनों का क्या मकसद है, क्यों मौजूद है? इनका काम है ट्रांसलेट करवाना हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि आपके यूजर फ्रेंडली है, लेकिन कंप्यूटर के लिए फ्रेंडली नहीं है, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये इंग्लिश लैंग्वेज की बेस पे है, इसमें इंग्लिश वर्ड्स हैं। ये मशीन इंडिपेंडेंट है, और ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, इसलिए इसको जरूरत है कि ये लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाएं जो कि कंप्यूटर फ्रेंडली है, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। ये डिजिट्स की फॉर्म में है, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में है, जिसमें आपके पास 0-1 की लैंग्वेज होगी, और यहां पे ये मशीन पे डिपेंडेंट है। इसलिए इसको जानने के लिए आपको मशीन का आर्किटेक्चर आना चाहिए। ये लैंग्वेज मशीन पे डिपेंड करती है। तो आपका जो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उस कोड को हम कहते हैं सोर्स कोड। वो हमारा है सोर्स कोड, सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज को हम में लिखे हुए कोड को जब ये ट्रांसलेट हो जाता है, हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो हमने इस सारे प्रोसेस के जरिए से ट्रांसलेशन जब करवानी है, तो हमने क्या करवाना है? हमारे ट्रांसलेटर्स काम करेंगे, असेंबलर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर, और हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देंगे इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखने लगे हैं। हम पहले देखने लगे हैं कि असेंबलर क्या करता है, फिर हम देखेंगे कंपाइलर क्या करता है, फिर हम देखेंगे इंटरप्रेटर क्या करता है, और हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस भी देखेंगे, आपस में का डिफरेंस क्या है, और हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का डिफरेंस भी देखेंगे कि इनका आपस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर मैं असेंबलर की बात करूं, असेंबलर क्यों चाहिए हमें? असेंबलर में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा होगा। अब असेंबली लैंग्वेज तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा होगा। ये लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड्स की बेस पे है। ऐसा ही है ना, ये इंग्लिश वर्ड्स की बेस पे है, यानी कि ये वो लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में नहीं है। अगर 0-1 की फॉर्म में होती तो फिर तो हम इसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करवा लेते, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड्स की बेस पे है, इसमें इंग्लिश के वर्ड्स मौजूद है। तो हमें क्या करवाना होगा? हमें इसे कन्वर्ट करवाना होगा इनटू मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है, जो कंप्यूटर को आती है, वो है डिजिट्स की फॉर्म में। असेंबली लैंग्वेज का कोड खुद चल नहीं सकता, खुद एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती।
इसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना जरूरी है ताकि मशीन इसको अंडरस्टैंड करे। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर यूज होगा वो ट्रांसलेटर होगा असेंबलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन लैंग्वेज कोड ताकि आप उसको एग्जीक्यूट करवा सके, ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सके, ताकि कंप्यूटर इसको रन करवा सके और आपका जो भी मकसद है उस काम के लिए वो कंप्लीट हो। ये असेंबलर में डायग्राम मिसिंग है, आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। असेंबली लैंग्वेज के कोड, असेंबली लैंग्वेज का कोड मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करवाता है ये एरो के ऊपर लिखा हुआ आएगा असेंबलर। मैं एक दफा दोबारा से सही तरह बना देती हूँ आपको। ये कोड आपका असेंबली लैंग्वेज से यहाँ पे हमारा कोड है, हमारा सोर्स कोड है असेंबली लैंग्वेज में और हम इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं मशीन लैंग्वेज में। हमारी हर इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट तब ही होना है जब वो मशीन लैंग्वेज में आ जाए। तो आपको यहाँ पे इसमें कन्वर्जन में किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी असेंबलर की। तो ये आपने डायग्राम बना लेनी है असेंबलर की जहां पे टॉपिक लिखा हुआ है उसके साथ। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने के लिए असेंबली लैंग्वेज का सोर्स को मशीन लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको जरूरत है असेंबलर की। अब ये बेशक ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से एक दर्जा ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड यूज हो रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में नहीं है, 0-1 की फॉर्म में नहीं है। ये वो कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर इसको नहीं समझ रहा, कंप्यूटर को नहीं पता कि आप वो उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। तो इस लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जरूरी है, तब ही कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करवा पाएगा। ठीक है, ये हमारा था पहला ट्रांसलेटर असेंबलर। दूसरा ट्रांसलेटर की तरफ आने लगे हैं। दूसरा ट्रांसलेटर हम करने लगे हैं कंपाइलर्स का। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर, मैं अगर इन दोनों को साथ लेके चलूं, इन दोनों में क्या चीज है? ये दोनों ट्रांसलेटर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स कोड कन्वर्ट करवाते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि लो लेवल लैंग्वेज में है। आपका हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड होगा, उसको कन्वर्ट करवा देंगे इनटू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करवा देंगे और लो लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करवा रहे हैं हम उसको कहते हैं, ये हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड। क्यों हम इसको सोर्स कोड कहते हैं, क्यों हम इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं? सोर्स कोड हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ कोड है, यूजर फ्रेंडली कोड है, ह्यूमन की लैंग्वेज का कोड है। क्यों हम इसको ह्यूमन लैंग्वेज में कहते हैं? क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जो कि आसान है, जो हम समझ सकते हैं, हमें इसमें से एरर निकालना आसान है, डिबगिंग आसान है इसमें करनी, एरर रिमूव करना आसान है। लेकिन ये इस लैंग्वेज में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो सकता? क्योंकि ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती। कंप्यूटर समझता है ये हमारी लैंग्वेज 0-1 की लैंग्वेज। तो आपके सोर्स को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट करना जरूरी है इनटू लो लेवल लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड में, 0-1 की लैंग्वेज में कोड में। तो वहां पे आपका काम आते हैं, वहां पे आपका साथ देते हैं आपके लैंग्वेज के ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज के ट्रांसलेटर साथ देते हैं। ये हमने पहले भी बात की थी कि सोर्स कोड मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट है क्योंकि आप इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में लिख रहे हो, आपको इस वक्त नहीं पता कि आपने कौन सा ट्रांसलेटर यूज करना है। आप अपनी लैंग्वेज के लिए कोई एक ट्रांसलेटर का सहारा लोगे और वो ट्रांसलेटर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड हमारा लैंग्वेज पे, हमारी मशीन पे डिपेंडेंट है। ये मशीन डिपेंडेंट है, ये डिसाइड करता है कि इस टाइम पे किस चीज से काम करवाना है, हमारी मशीन का आर्किटेक्चर क्या है, इस मशीन के ऊपर किस तरह का कोड चलना है। ये इस तरह की तमाम चीजों का अपने मद्देनजर रखता है। लेकिन हमारा सोर्स कोड मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है।
हम इससे काम ले रहे हैं, हम इसको इंग्लिश के वर्ड में लिखते हुए हम इसमें कोई कोड लिख रहे हैं। तो दो तरह के ट्रांसलेटर जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये है हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन दोनों में हमारी यही डायग्राम जाएगी कि हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड कन्वर्ट हो रहा है लो लेवल लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट कोड में विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब हम देखते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है। इन दोनों ने काम सेम करना है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सोर्स कोड को कन्वर्ट करवा दिया है इनटू ऑब्जेक्ट कोड, लेकिन इनमें एक चीज हमारे इसमें तो डिफरेंस क्या आ रहा है, अब हम ये देख लेते हैं। कंपाइलर पूरे का पूरा कोड लेता है, पूरे का पूरा प्रोग्राम, पूरे का पूरा कोड लेता है एक ही टाइम पे। इस पूरे कोड को वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में एक ही टाइम पे। यानी कि अगर आपका प्रोग्राम में लेट से 10,000 लाइनें हैं, तो ये 10,000 लाइनों को इकट्ठा लेगा, इसको डिबग करेगा, इसमें देखेगा अगर कोई एरर है तो आपको एरर शो करवा देगा, अगर एरर नहीं है तो इसको पूरे को वो कन्वर्ट कर देगा इनटू ऑब्जेक्ट को। इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लेगा, यानी कि अगर 10,000 लाइनें हैं तो पहली लाइन लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लेगा, फिर तीसरी लेगा और सो ऑन। तो जहां पे कहीं पे अगर एरर आएगा वहीं पे स्टक करेगा, वहां पे शो करवाएगा कि दिस लाइन हैज एन एरर। आप उस एरर को रिमूव करोगे और एरर को रिमूव करने के बाद आप आगे चलोगे। कंपाइलर में अगर कहीं पे एरर मौजूद है तो आपका प्रोग्राम रन करेगा ही नहीं, आपका वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होगा ही नहीं। वो आपसे कहेगा कि आप पहले एरर रिमूव करें, आपकी इस लाइन में एरर है या आपकी इस लाइन में एरर है, आप एरर को रिमूव करें, आपका प्रोग्राम तब तक रन नहीं करेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों आपके लैंग्वेज के ट्रांसलेटर ही हैं, लेकिन आपका एक इसमें ट्रांसलेटर ऐसा है जो कि पूरे कोड को कन्वर्ट करवाता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड एक ही टाइम पे, और दूसरा आपका ट्रांसलेटर ऐसा है जो कि लाइन बाय लाइन काम करता है या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करता है। अब इनके आप डिफरेंस जरा डिटेल से देख लेते हैं। कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर हमारा सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर रहा है। हम डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तो हम ऐसे ही दरमियान से लाइन लगाएंगे, हम एक तरफ लिखेंगे कंपाइलर, दूसरी तरफ हम लिखेंगे इंटरप्रेटर। पहला डिफरेंस तो हमारा वही आ जाएगा। कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सोर्स कोड के कंप्लीट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड एट द सेम टाइम। मैं पूरी लाइनें लिख ली, आप इसको कंप्लीटली लिख कर लीजिएगा। होल प्रोग्राम या होल कोड इज ट्रांसलेटेड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे पूरा प्रोग्राम चेंज होता है ऑब्जेक्ट कोड पे। और यहां पे क्या होता है कि सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेंज होता है, लाइन बाय लाइन चेंज होता है। इसका मतलब है कि कंपाइलर जब कन्वर्ट कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को, तो कंपाइलर हर इंस्ट्रक्शन को एक ही दफा कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर कन्वर्ट करता है ईच इंस्ट्रक्शन ओनली वंस, सिर्फ एक दफा कन्वर्ट करेगा। और इंटरप्रेटर उस इंस्ट्रक्शन को बार बार सेवरल टाइम्स या मेनी टाइम्स वो उसको कन्वर्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर लाइन नंबर 5 में एरर आ गया, वो वहां रुक गई, तो लाइन नंबर 5 से आप क्या करोगे, आप उसका एरर रिमूव करोगे, आप फिर रन करवाओगे, फिर से एरर आ गया, फिर आप वहीं पे रुक जाएगा, फिर आप उसको रन करवाओगे। तो इस तरह से आपका इंटरप्रेटर एक ही लाइन को बहुत दफा वो ट्रांसलेट या कन्वर्ट करवाता है। कंपाइलर एक ही दफा किसी तरह से स्टेटमेंट को कन्वर्ट करवाता है दूसरी में। यानी कि पूरे के पूरे सोर्स को वो एक ही दफा करवा देता है और ये पूरे के पूरे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन करवाता है।
तीसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा कि कंपाइलर रन फास्टर, ये फास्ट काम करता है, और इंटरप्रेटर जो है वो स्लो काम करता है, इट इज स्लोअर एज कंपेयर टू कंपाइलर। क्यों स्लो है और वो क्यों फास्ट है? क्योंकि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करता है और आपका कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक दफा लेता है, इसलिए वो तेज काम करता है, वो जल्दी काम करता है एज कंपेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर आपका तब तक कन्वर्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट कोड में जब तक आपका पूरा प्रोग्राम एरर फ्री ना हो। तो फॉर कंपाइलर टू एग्जीक्यूट टू कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड, आपका कंपाइलर में क्या होना जरूरी है? आपके प्रोग्राम का, फुल प्रोग्राम का एरर फ्री होना जरूरी है। और इंटरप्रेटर में जहां पे एरर होता है वहां पे वो उसको स्टॉप करता है। इफ एनी स्टेटमेंट इज एनी एरर, अगर प्रोग्राम में तभी स्टॉप होगा अगर जहां पे उसको एरर मिलेगा, वरना वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। इसके लिए पूरे का पूरा प्रोग्राम का एरर फ्री होना जरूरी है, और इसमें ये काम चलाता रहता है जब तक जहां पे इसको एरर नहीं आता वहां तक वो एग्जीक्यूट, उसको कन्वर्शन करवाता रहता है। तो ये हमारे 4 डिफरेंसेस आ गए। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या है, वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है आपका, ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है, लेकिन ये फिर भी मैंने आपके साथ डिफरेंसेस शेयर कर दिए हैं। आप यहाँ पर उन्होंने जो डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर पॉइंट्स बताए हुए हैं, आप ये इस तरह से टेबल का बना के आप ये 4 डिफरेंसेस टेबल्स की फॉर्म में दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप इस तरह से आप टेबल की फॉर्म में बताइएगा। उसके बाद जिक्र हो रहा है यहाँ पे कि आपका सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ये मैंने कल भी बताया था, मैं इसके बारे में दोबारा बात करने लगी हूँ क्योंकि यहाँ पे बार बार हम बात कर रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स कोड है, ऑब्जेक्ट कोड लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आपके जो पेज नंबर 84 पे सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, जब आप लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स बताते हो तो आप ये सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को यहाँ पे इंक्लूड करना अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, आपने जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बताए हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बता दिया कि ट्रांसलेटर होता क्या है, हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है। उसके बाद आप बताना कि ये ऑब्जेक्ट जो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम में हमने देखो हाई लेवल लैंग्वेज का जिक्र किया है, हमने लो लेवल लैंग्वेज का जिक्र किया है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब आप एक डायग्राम बना रहे हो, उस डायग्राम में आप बता रहे हो कि ट्रांसलेटर्स हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं। तो आपने एक एक लाइन में या एक एक आप हेडिंग देके आपने बताना है इसमें, उसके बाद आप ट्रांसलेटर्स पे आना, क्योंकि आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप उसके बाद आना, आप हेडिंग देना इस डेफिनेशन के बाद, आप ट्रांसलेटर्स की आपने हेडिंग दी पहले, क्योंकि लिखी हुई इट इज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल प्रोग्राम, और ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर, ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, आपने ट्रांसलेटर की डेफिनेशन दी, उसके बाद आप हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन, वो हेडिंग देना, उसकी डेफिनेशन देना, लो लेवल लैंग्वेज की हेडिंग देना, उसकी डेफिनेशन देना, एक एक लाइन की डेफिनेशन, सोर्स कोड की हेडिंग देना, उसकी डेफिनेशन देना, ऑब्जेक्ट कोड की हेडिंग देना, उसकी डेफिनेशन देना, और फिर उसके बाद आना टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर पे। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स जो 3 किस्म के हैं, फिर आपने बताना है, ये जो डायग्राम इन्होंने बनाई हुई कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर के बाद बनाई हुई है, आप ये डायग्राम कंपाइलर के बाद बनाना। कंपाइलर जब आप लिख लोगे उसके बाद डायग्राम बनाना, उसके बाद आप इंटरप्रेटर की हेडिंग देना, और उसके बाद जो मैंने आपको टेबल की फॉर्म में बताया है डिफरेंस कंपाइलर इंटरप्रेटर का, वो डिफरेंस बताना। देन आप असेंबलर की हेडिंग देना, असेंबलर की हेडिंग देने के बाद जो मैंने असेंबलर की डायग्राम बनाई है वो डायग्राम बनाना। देन इट इज कंप्लीट योर 8 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करना जैसे मैंने आपको बताया।